हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 10 है। यहां पर हम लोग दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया अध्याय को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग औपनिवेशिक शासन के दौरान हमारे भारत की जो चित्रकारी परंपरा है उसमें कैसे परिवर्तन आए हैं उन सबको यहाँ पर जानेंगे। देखिए, भारत की चित्रकारी परंपरा की अगर हम लोग बात करें तो भारत में चित्रकारी परंपरा का इतिहास काफी प्राचीन है। हमें भारत में आरंभिक मानव से लेकर आधुनिक मानव तक के चित्र देखने को मिलते हैं। आरंभिक मानवों की बात की जाए तो भीमबेटका के भित्ति चित्र इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं उनमें भी हमें चित्रकारी देखने को मिलती है। मध्यकाल के शासकों ने भी चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। लेकिन जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन या औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ है उसके बाद हमारे यहाँ की जो चित्रकारी परंपरा है उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। क्योंकि यूरोप से आने वाले जो चित्रकार हैं वो अपने साथ नए विचारों को, नई शैलियों को और नई तकनीकों को अपने साथ लेकर आए हैं और उन तकनीकों से, उन शैलियों से हमारे भारत के चित्रकार भी प्रभावित हुए हैं। तो आज के अध्याय में हम ये जानेंगे कैसे चित्रकारी की परंपरा ने भारतीय समाज को, यहाँ के लोगों को कैसे प्रभावित किया है, कैसे यहाँ के चित्रकारों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की है। वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साम्राज्यवादी युग की कलाओं के नए रूप। जैसा कि आप लोग जानते हैं 18वीं सदी में न केवल अंग्रेज व्यापारी और शासक भारत आए हैं बल्कि उनके साथ चित्रकार और कलाकार भी भारत आने लगे थे। तो यूरोपीय जो कलाकार हमारे भारत में आए हैं वो अपने साथ यथार्थवाद का विचार लेकर आए थे। यथार्थवाद का मतलब है कि जो देखेंगे हम, जो चीजें सामने से अपनी आंखों से देखेंगे वही अपने कैनवास पर उतारेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक घाट का चित्र है। तो जो भी कलाकार ने यहाँ पर देखा है अपनी आंखों से उसे अपने कैनवास पर उतारा है। यानी कलाकार जो बनाएंगे वह असली और जीवंत दिखना चाहिए। इसके अलावा यूरोपीय कलाकार जो हैं अपने साथ तैल चित्रों की तकनीक लेकर आए हैं। देखिए, इससे पहले तक हमारे जो भारतीय कलाकार थे वो तैल चित्रों की तकनीक से परिचित नहीं थे। यूरोपीय कलाकारों ने अलग अलग विषयों पर तस्वीरें बनाई हैं, परंतु प्राय इन तस्वीरों में ब्रिटेन, उसकी संस्कृति, उसके लोगों की श्रेष्ठता पर जोर दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो यूरोपीय चित्रकार हैं उन्होंने जो भी तस्वीरें बनाई हैं उनमें ब्रिटेन की संस्कृति को बहुत ज़्यादा महिमामंडित किया है, जबकि भारतीयों को कमतर दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम वही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे यूरोपीय चित्रकारों ने अपनी चित्रकारियों में अपने आप को महिमामंडित किया है और जबकि भारतीयों को कमतर दिखाया है। अब देखिए, चित्रकारी के यहाँ पर रुझान बताए गए हैं कि चित्रकारों ने किन किन विषयों को लेकर चित्र बनाए हैं। तो सबसे पहले आ जाता है मनोहारी दृश्यों की चाह। देखिए, कुछ चित्रकार ऐसे थे जिनके मन में यह था कि भारत में जैसा भी यहाँ का समाज है, जैसा भी यहाँ का भूदृश्य है, उसके चित्र बनाए जाएं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग एडवेंचरस टाइप के होते हैं, जगह जगह की फोटोग्राफी करते रहते हैं, जगह जगह फोटो लेते रहते हैं। तो उसी टाइप के यहाँ पे भी कुछ चित्रकार थे जिनका मानना यह था कि जैसा भी भारत का भूदृश्य है, जैसी भी यहाँ की ऊबड़ खाबड़ जमीन है, जैसे भी जंगल है, जैसे भी लोग हैं, उनकी वैसी चित्रकारी की जाए। तो इस तरह की चित्रशैली में भारत का भूदृश्य ऊबड़ खाबड़ और जंगली और मानवीय हाथों से अनछुआ दिखता था। तो मनोहारी दृश्यों की चाह में यहाँ पर दो लोगों के नाम आते हैं। एक तो टॉमस डैनियल हैं और दूसरे उनके भतीजे हैं विलियम डैनियल। तो ये इस परंपरा के सबसे फेमस चित्रकार रहे हैं। ये दोनों ही लोग 1785 में भारत आए हैं और कलकत्ता से उत्तरी और दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए 7 साल तक यहाँ पर रहे हैं। प्राधिकार का चित्रण। देखिए, प्राधिकार का मतलब होता है स्टेटस, यानी ऐसी चित्रकारी जिसमें अपना स्टेटस शो किया जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर हेडिंग रखी गई है प्राधिकार का चित्रण। तो प्राधिकार का चित्रण में आ जाती है रूप चित्रकारी। देखिए, रूप चित्र में किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र बनाया जाता है जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ऐसे चित्र को रूप चित्र कहा जाता है। तो औपनिवेशिक भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होने वाली एक और कला शैली जो है वो रूप चित्रकारी थी। छोटे आकार के रूप चित्र बनाने की जो परंपरा थी ये भारत में पहले से मौजूद थी। इसके विपरीत औपनिवेशिक रूप चित्र जो थे वो आदमकद आकार के होते थे, यानी बिल्कुल आदमी के साइज के बनाए जाते थे। जितना आदमी का साइज है, मान लीजिए कोई आदमी 5 फीट का है तो उसका 5 फीट का ही रूप चित्र बनाया जाएगा, या फिर कोई 6 फीट का है तो उसका 6 फीट का रूप चित्र बनाया जाएगा। तो ऐसे चित्र दिखने में बिल्कुल सच्चे लगते थे। रूप चित्रण की यह नई शैली ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब को दर्शाने का भी आदर्श साधन थी। क्योंकि इस तरह के चित्र कोई आम आदमी या मिडिल क्लास का आदमी तो बनवाएगा नहीं। ये चित्र वही आदमी बनवाएगा जिसके पास पैसा है, पावर है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो चित्र होते थे वो अपनी जीवन शैली दर्शाने के लिए, धन संपदा दर्शाने के लिए और रौब दाब को दर्शाने का एक माध्यम थे। योहान जोफनी। योहान जोफनी का जन्म जर्मनी में हुआ है। बाद में ये इंग्लैंड में जाकर बस गए हैं। ये यूरोप से 1780 के दशक में 5 साल के लिए इंडिया आए थे। जोफनी के चित्रों में भारतीयों को दब्बू और कमतर हैसियत में अपने गोरे स्वामियों की सेवा करते हुए, जबकि अंग्रेजों को श्रेष्ठतर
और मालिकों के अंदाज में दिखाया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो भारतीय हैं पीछे जो दिख रहे हैं, वेटर का काम कर रहे हैं, इन्हें कुछ ना कुछ सर्व कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो गोरे जो अंग्रेज हैं उनको यहाँ मालिक की हैसियत से दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरह के जो चित्र जो बनाए गए हैं, इन चित्रों में भारतीयों को कमतर दिखाया गया है, दब्बू दिखाया गया है और इनको जो है गोरे स्वामियों की सेवा करते हुए दिखाया गया है। हालांकि इस तरह की जो रूप चित्रकारी है इससे हमारे भारतीय नवाब भी अछूते नहीं थे, भारत के शासक वर्ग ने भी इसको पसंद किया है। भले ही औपनिवेशिक शासन स्थापित होने के बाद हमारे यहाँ के नवाबों की सत्ता छिन गई हो, लेकिन फिर भी उनकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं आई है। तो आर्कट के नवाब मोहम्मद अली खान ने टिली कैटल और जॉर्ज विल्सन नाम के 2 यूरोपीय कलाकारों को अपने रूप चित्र बनाने का जिम्मा सौंपा है और ये पेंटिंग्स इन्होंने जो है इंग्लैंड के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों को भेंट भी की है। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये आर्कट के नवाब है, नवाब मोहम्मद अली खान, इनका ये रूप चित्र है। इतिहास को चित्रित करना। औपनिवेशिक शासन में चित्रकारी की एक वजह और दी गई है, यह है इतिहास को चित्रित करना। औपनिवेशिक शासक ये चाहते थे कि भारत में उनके द्वारा जो भी उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जो भी उन्होंने युद्ध वगैरह लड़े हैं, उनसे संबंधित चित्र बनाए जाएं, ताकि जब भी वो अपने मूल देश में लौट कर जाएं तो मूल देश की जनता के सामने अपनी विजयों का, अपनी जो उपलब्धियां हैं उनका गुणगान कर सकें। तो इस शैली के चित्रों में ब्रिटिश शाही इतिहास की विभिन्न घटनाओं को नाटकीय रूप से चित्रित किया जाता था। ये जो शैली है 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में काफी ज्यादा प्रचलित रही थी। चित्रकार जो थे मुसाफिरों के ब्यौरों और रेखा चित्रों के आधार पर ब्रिटिश जनता को दिखाने के लिए भारत में ब्रिटिश कार्रवाइयों की सुंदर छवि तैयार करने की कोशिश करते थे। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन चित्रों में भी ब्रिटिशों का गुणगान किया जाता था, कहीं भी उनकी पराजय का गुणगान नहीं होता था, बल्कि उनकी जो भी उनकी विजय है उनका ही गुणगान यहाँ पर होता था। इन तस्वीरों में भी अंग्रेजों का यशगान होता था, उनकी सत्ता, उनकी विजय, उनकी श्रेष्ठता इन चित्रों के केंद्र में थी। इन इतिहास चित्रों में से एक शुरुआती चित्र 1762 में फ्रांसिस हेमन द्वारा तैयार किया गया था, जिसे लंदन स्थित वॉक्सहॉल गार्डन में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये चित्र है, ये जो है प्लासी के युद्ध के बाद का है, जहां पर आप देख पा रहे हैं सिराजुद्दौला को मारने के बाद जो मीर जाफर है, मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव की जो है अगवानी कर रहा है। हालांकि यहाँ पर युद्ध लड़ते हुए चित्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव की अगवानी करते हुए है। जैसा कि आप लोग जानते हैं मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी ताकि वो बाद में नवाब बन सके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक तरफ मीर जाफर है जो कि रॉबर्ट क्लाइव की यहाँ पर अगवानी कर रहा है। तो इस तरह के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं, यहाँ पर ब्रिटिशों का यहाँ पर महिमा मंडन किया गया है। एक ऐसा ही चित्र और भी है, ये चित्र जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद का है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टीपू सुल्तान की बाएं साइड में यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है, टीपू सुल्तान के कपड़े फटे हुए हैं, जबकि यहाँ पर जो ब्रिटिश अफसर है वो उसको यहाँ पर एक रॉबिली अंदाज में दिखाया गया है। तो अंग्रेज फौजों का नेतृत्व करते हुए टीपू के दुर्ग पर धावा बोलने वाले जनरल वेयर्ड को इस चित्र के बीचों बीच विजय भाव के साथ दर्शाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जबकि टीपू सुल्तान को ऐसे दिखाया गया है कि उसकी सत्ता खत्म हो गई है, उसके कपड़े वगैरह फटे हुए हैं। दरबारी कलाकारों का क्या हुआ? जैसा कि आप लोग जानते हैं औपनिवेशिक शासन स्थापित होने से पहले हमारे यहाँ जो शासक वर्ग है उसने भी चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया है। तो ऐसा नहीं है कि औपनिवेशिक शासक आ जाने के बाद उनकी चित्रकारी बंद हो गई हो, उनकी चित्रकारी भी जारी रही है। तो मैसूर में टीपू सुल्तान ने स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहन दिया है। सिरंगापाटम स्थित उनके महल की दीवारों पर स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए भित्तिचित्र लगे होते थे। 1780 में पोलीलूर में हुए युद्ध को भी इन चित्रों में दर्शाया गया है। देखिए पोलीलूर के युद्ध में टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली ने दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को धूल चटाई थी, तो उसका यहाँ पे वर्णन इस चित्र में किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा अन्य रियासतों के शासकों ने भी अपने चित्रकारों को नवीन चित्रकारियां सीखने के लिए, नवीन चित्रकारी की शैली सीखने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो मुर्शिदाबाद रियासत में स्थानीय लघु चित्र कलाकारों को अंग्रेजों की अभिरुचियों और कला शैलियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मुर्शिदाबाद के स्थानीय लघु चित्र कलाकारों ने यूरोपीय यथार्थवाद के तत्वों और परिप्रेक्ष्य विधि का इस्तेमाल किया है। देखिए परिप्रेक्ष्य विधि में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र में जो दूर की चीजें हैं वो यहाँ पर छोटी दिखाई गई हैं, दूर की चीजें छोटी दिखाई गई हैं और जो नजदीक की चीजें हैं वो बड़ी दिखाई गई हैं। तो इस विधि को परिप्रेक्ष्य विधि कहा जाता है, जो नजदीक और दूर वाली चीजों के बीच दूरी का ये बोध देती है। चीजों को जीवंत और असली दिखाने के लिए उन्होंने रोशनी और परछाई का इस्तेमाल किया है, यानी चीजें जो है रियलिस्टिक दिखाई दें, उनमें त्रियामी इफेक्ट दिखाई दे, उसके लिए उन्होंने परछाई का इस्तेमाल किया, रोशनी का इस्तेमाल किया है। अंग्रेज अफसरों ने भारत में अपने जीवन की यादगार के तौर पर तस्वीरों को अपने संग्रह में जोड़ा है और इन चित्रों को कंपनी चित्रों के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे अंग्रेज ऐसे थे कि वो चाहते थे कि जब भी वो रिटायर होकर अपने मूल देश में वापस लौट कर जाएं तो जो भी उन्होंने अचीवमेंट किए हैं, जो भी उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, उनसे संबंधित चित्रों को अपने देश में लेकर जाएं, ताकि अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवारीजनों को उन उपलब्धियों के बारे में बता पाएं। नई भारतीय लोक कला।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत के ग्रामीण समाजों में या फिर यहाँ के जनजातीय समाजों में चित्रकारी की काफी प्राचीन परंपरा रही है। दोनों ही समाजों में विशिष्ट पर्वों पर या अनुष्ठानों पर चित्र बनाने की परंपरा रही है। तो जब औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ है उसके बाद इन दोनों ही लोगों की जो लोक कला है उसमें भी परिवर्तन आया है, उसमें भी नई शैलियों का समावेश हुआ है। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि 19वीं शताब्दी में बंगाल में कालीकट स्थित मंदिर के पास के स्थानीय गांव में रहने वाले खर्रा चित्रकारों को पटुआ भी कहा जाता था, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, जिन्हें पूर्वी भारत में कुमोर और उत्तरी भारत में कुम्हार कहा जाता है, ये दोनों मिलकर एक नई कला शैली का विकास करने लगे हैं। खर्रा चित्र क्या होता है? खर्रा चित्र के बारे में जान लेते हैं। कागज के एक लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता था उसे खर्रा चित्र कहा जाता है। 19वीं सदी से पहले ग्रामीण पटुआ और कुमोर जो है आमतौर पर पौराणिक विषयों और देवी देवताओं की तस्वीरें बनाते थे। यानी 19वीं सदी से पहले ट्रेंड ये था कि ये लोग केवल और केवल पौराणिक विषय उठाते थे और उनमें देवी देवताओं की तस्वीरें बनाते थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हनुमान और जामवंत मिलन की तस्वीर यहाँ पर आपके सामने दी गई है। अब कालीकट चित्रकार अपनी छवियों में उभार पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे कि उनकी तस्वीरें जो है 3D इफेक्ट में यानी त्रिआयामी इफेक्ट में दिखाई दें। इससे पहले इनकी जो तस्वीरें होती थी बिल्कुल गोल या सपाट होती थी, लेकिन अब ये लोग छायाकरण का इस्तेमाल करने लगे हैं ताकि तस्वीरें इनकी जो है वास्तविक दिखें। 19वीं सदी के आखिर के बहुत सारे कालीघाट चित्रों में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सामाजिक जीवन को दर्शाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 19वीं सदी से पहले यहाँ पर केवल और केवल पौराणिक विषयों पर चित्र बनाए जाते थे। अब क्या है, अब ब्रिटिश सामाजिक जीवन के अंतर्गत चित्रकारी भी की जाने लगी है। ये कलाकार अंग्रेजों और अमीरों के खिलाफ आम आदमी के गुस्से और सामाजिक तौर तरीकों में आ रहे आमूल बदलावों के प्रति भय को व्यक्त करते थे। यानी अब जो 19वीं सदी के आखिर में जो चित्रकारी की जा रही है उसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भारतीय समाज में बदलाव आ रहे हैं तो उस पर व्यंग किया जाता था। तो व्यंग में क्या है, जैसे भारतीय लोग भी पतलून वगैरह पहनने लगे थे, पैंट शर्ट पहनने लगे थे, तो ये लोग उन पर व्यंग करते थे। इस तरह से ये अपने चित्रों में उनकी अभिव्यक्ति भी करते थे। शुरुआत में कालीघाट तस्वीरें लकड़ी के तख्तों पर खुदाई करके बनाई जाती थी। यानी पहले क्या था, पहले लकड़ी के तख्तों पर ये किसी भी चित्र को उसकी खुदाई करते थे, यानी एक तरह का ठप्पा तैयार करते थे और इन खुदे हुए ठप्पों पर स्याही लगाकर उन्हें कागज पर दबाया जाता था और जो छापे बनते थे उन पर बाद में ये लोग हाथ से रंग भरते थे। लोकप्रिय तस्वीरें केवल गरीब ग्रामीण कालीघाट चित्रकारों के द्वारा ही नहीं बल्कि मध्यम वर्गीय चित्रकारों ने भी प्रिंटिंग प्रेस लगाए हैं और बाजार के लिए चित्र तैयार किए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अब यहाँ पर केवल और केवल लोग जो चित्रकार हैं, जो स्थानीय चित्रकार हैं, उनके द्वारा ही चित्रकारी नहीं की जा रही थी बल्कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो भी अब चित्रकारी करने लगे थे। तो यहाँ पर हमें दो परिवर्तन दिखाई देते हैं। 19वीं सदी से पहले ये लोग केवल और केवल पौराणिक विषयों के चित्र बनाते थे, लेकिन अब क्या है, ब्रिटिश शासन स्थापित होने के बाद ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो सामाजिक जीवन है उससे रिलेटेड चित्र ये बनाने लगे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक अंग्रेज को एक बाघ है, बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इस तरह के और भी चित्र हैं। कलकत्ता आर्ट्स स्टूडियो 19वीं सदी के आखिर में कलकत्ता में स्थापित की गई सबसे सफल प्रिंटिंग प्रेसों में से एक थी। देखिए 19वीं सदी में हमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। यानी हम लोग जो आज जो देवी देवताओं की तस्वीरें देखते हैं वो 19वीं सदी में बनाई गई थी। राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के चलते प्रारंभिक 20वीं सदी की जनसाधारण के इस्तेमाल की तस्वीरों में राष्ट्रवादी संदेश दिए जाने लगे थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरों में जो भारत माता है, भारत माता को देवी के रूप में जो राष्ट्रीय झंडा है उसको लिए दिखाया गया है और नीचे जो है क्रांतिकारी यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे बापू दिखाए गए हैं, मदन मोहन मालवीय दिखाए गए हैं, नेहरू जी दिखाए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी नीचे दर्शाए गए हैं। छाया चित्रकारी, इन छाया चित्रकारी का मतलब यह है जो कैमरे से फोटोग्राफी की गई है उसके बारे में बताया गया है। तो 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप से कई छाया चित्रकार भी भारत आने लगे थे और ये भी अपने कैमरे की मदद से भारत के चित्र खींचने लगे थे। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे हैं, उन्होंने तस्वीरें खींची, स्टूडियो खोले और छाया चित्रकारी की कला को बढ़ावा देने के लिए छाया चित्रकारी से जुड़ी जो समितियां इनका गठन किया है। ऐसा ही एक नाम आता है सैमुअल बूर्ने का। तो सैमुअल बूर्ने 1860 के दशक के आरंभ में ये भारत आए थे और इन्होंने कलकत्ता में बूर्ने एंड सेफर्ड के नाम से एक छाया चित्रकारी स्टूडियो की स्थापना भी की थी। नई इमारतें और नई शैलियां। देखिए औपनिवेशिक शासक ये चाहते थे कि उनके द्वारा जो भी निर्माण कार्य कराया जाए उस निर्माण कार्य में उनकी जो ब्रिटिश शासन की झलक है वो दिखनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो इमारतें हैं ब्रिटिश शासकों के द्वारा बनवाई गई हैं। तो ब्रिटिश शासन में नुकीली मेहराबें और लंबाई पर जोर दिया गया है, इसे गौथिक शैली कहा जाता है। यानी अंग्रेजों ने जिस शैली को यहाँ पर एडॉप्ट किया है उसे गौथिक शैली कहा जाता है। बंबई में 19वीं सदी के मध्य में बनी ज्यादातर इमारतें जो थी वो इसी गौथिक शैली में बनाई गई थी। जैसे विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन जो है, इसका निर्माण मुंबई में 1878 से लेकर 1887 के बीच में किया गया था। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर इमेज लगाई गई है। अंग्रेजों ने कलकत्ता में शैली का इस्तेमाल किया है और यह यूनान और
रोम की शास्त्रीय शैली पर आधारित थी, यानी गौथिक शैली जो है यूनान और रोम की जो शास्त्रीय शैली है उस पर आधारित थी। अंग्रेज चाहते थे कि उनकी इमारतें उनकी सत्ता और वैभव, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनको अव्यक्त करें। इसी वजह से इन लोगों ने गौथिक शैली की जो वास्तुकला है उसका यहां पर विकास किया है। राष्ट्रीय कला की चाह, ठीक है, 19वीं सदी के आखिर में बहुत सारे चित्रकार एक नवीन शैली विकसित करने लगे थे। इनका मानना यह था कि इस नवीन शैली में भारतीय चित्रकला की जो शैली है और जो पाश्चात्य शैली है दोनों का सम्मिश्रण हो, और जिसे जो है दोनों ही कसौटियों पर खरा कसा जा सके, तो ऐसी शैली ये विकसित करने लगे हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है राजा रवि वर्मा का। तो राजा रवि वर्मा की कला, रवि वर्मा जो है केरल में त्रावणकोर के महाराजाओं के परिवार से बिलोंग करते थे और उन्हें लोग प्यार से राजा कहकर संबोधित करते थे। रवि वर्मा ने तैल चित्रकारी और यथार्थपरक जीवन अध्ययन की पश्चिमी कला पर महारत हासिल की है। हालांकि ये भारतीय पुराणों से संबंधित या भारतीय पौराणिक चित्रों को भी बनाते रहे हैं। इन्होंने रामायण और महाभारत के अंतर्गत दृश्यों को किरमिच पर उतारा है। किरमिच का मतलब होता है कैनवास। किरमिच जो है एक किस्म का मोटा कपड़ा होता है जिस पर चित्रकारी की जाती है। यानी इन्होंने जो है तैल चित्रकारी और यथार्थपरक जीवन के चित्र तो बनाई है, साथ ही साथ जो पौराणिक विषय हैं यानी रामायण और महाभारत के दृश्य हैं उनको भी अपने चित्रों पर चित्रांकित किया है। एक समय तक आलम यह था कि जितने भी शाही राज दरबार होते थे वहां पर राजा रवि वर्मा के बनाए हुए चित्रों की भरमार होती थी। रवि वर्मा ने बंबई में प्रिंटिंग प्रेस लगाई है। यहां उनके धार्मिक चित्रों की रंगीन प्रतियां बड़ी संख्या में बनाई जाने लगी हैं ताकि आम लोग भी, मध्यम वर्गीय लोग भी उनके चित्रों को खरीद सकें। राष्ट्रीय कला की भिन्न छवि, हमारे भारत में कुछ चित्रकार उस समय ऐसे थे जो कि पाश्चात्य की जो कला शैली है उसको बिल्कुल दरकिनार कर रहे थे। उनका मानना यह था कि भारतीय जो कला शैली है उस पर प्राचीन भारत की जो कला शैली है उनका असर रहे, न कि पाश्चात्य कला शैली का असर रहे। तो बंगाल में राष्ट्रवादी कलाकारों का एक नया समूह रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर, इनका टाइम पीरियड 1871 से लेकर 1951 के बीच में है, इनके इर्द गिर्द जुटने लगा है। इस समूह ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया है। इनका मानना यह था कि पेंटिंग की असली भारतीय शैली गैर पश्चिमी कला परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए। ये मानते हैं कि ये जो हमारी भारतीय शैली है बिल्कुल गैर पश्चिमी जो परंपराएं उन पर आधारित होनी चाहिए। इन्होंने तैल चित्रकारी और यथार्थपरक शैली से दूरी बनाई है और लघु चित्रों की मध्यकालीन भारतीय परंपरा और अजंता की गुफाओं में बने जो भित्तिचित्र हैं इनकी प्राचीन कला से इन्होंने प्रेरणा ली है। ये लोग एशियाई कला आंदोलन खड़ा करने के लिए उसी दौरान भारत की यात्रा पर आए जापानी कलाकारों से भी प्रभावित थे। यानी ये लोग ये चाहते थे कि अंग्रेजों ने हमारी जो संस्कृति है उसको बिल्कुल बिगाड़ दिया है, तो कैसे भी करके हम ऐसी चित्रकारी विकसित करें जिससे कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसकी पुनर्स्थापना हो सके। तो इसी वजह से इन्होंने जो है एशियाई कला आंदोलन स्टार्ट किया है ताकि भारत की जो प्राचीन परंपरा है उसको फिर से लोगों के सामने लाया जा सके। नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ टैगोर के विद्यार्थी थे। इन्होंने केवल पुरानी शैलियों का अनुकरण ही नहीं किया है बल्कि पुरानी शैली में संशोधन कर उसे अपने ढंग से अपनाया भी है। हालांकि इन सब के बाद भी 1920 के दशक के बाद कलाकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है और इसका मानना था कि कलाकारों को प्राचीन कला रूपों की बजाय जीवित लोक कला और जनजातीय डिजाइनों में प्रेरणा लेनी चाहिए। यानी ये 1920 के दशक में एक जो चित्रकारों की एक नई परंपरा यहाँ पर आई है, नई एक पीढ़ी आई है। उस पीढ़ी ने कहा है कि हम लोग प्राचीन कला रूपों की बजाय जो आज के जीवित लोक कला है, आज के समय में जो लोक कला के स्तर पर चित्रकारी की जाती है वो परंपरा अगर उठा लें, हम लोग जनजातियों में जो चित्रकारी की जाती है वो अगर परंपरा उठा लें तो उससे भी और ज्यादा चित्रकारी बेहतर बन जाएगी। तो इन लोगों ने ऐसा सुझाव दिया है। काकुजो तथा एशियाई कला आंदोलन, ओकाकुरा काकुजो जो थे वो जापान से बिलोंग करते थे और इनके भी विचार यही थे कि जो भी पाश्चात्य शैली है, पाश्चात्य शैली के आगमन की वजह से जो भी मूल देशों की जो प्राचीन शैलियां रही हैं उनका पतन हुआ है। तो ये भी इस बात के पक्षधर थे कि कैसे भी करके जो मूल देशों की अपनी जो प्राचीन शैलियां हैं उनको पुनर्स्थापित किया जाए और प्राचीन शैलियों को पीछे हटाया जाए। 1904 में ओकाकुरा काकुजा ने जापान में किताब प्रकाशित की है जिसका नाम था पूर्व के आदर्श, जिसकी पहली पंक्ति एशिया ए के काफी ज्यादा फेमस हुई थी। काकुजो का कहना था कि एशियाई राष्ट्रों को पश्चिमी प्रभुत्व का मिलकर विरोध करना चाहिए। काकुजो पहली जापानी कला अकादमी के प्रधान संस्थापक थे। ओकाकुरा ने शांति निकेतन का दौरा किया था और रविन्द्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर पर गहरा प्रभाव भी डाला था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।